वो प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी आर्थिक नीतियों से देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। वो प्रधानमंत्री जिन्होंने सूचना का अधिकार दिया, जिन्होंने गांवों में रोजगार की गारंटी देने वाली योजना मनरेगा की शुरुआत की, जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए अमेरिका से न्यूक्लियर डील भारत ने की, देश के विकास को नई दिशा देने वाले आर्थिक नीतियों के शिल्पकार डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है। प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। कल उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई दिग्गज नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। नहीं रहे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। बीती रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राजनीति के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो शोक जता रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो 2004 से लेकर 2014 तक देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। भारत की अर्थव्यवस्था को एक नाजुक दौर से निकालने का श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही दिया जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम कई उपलब्धियां हैं। आरबीआई के गवर्नर से लेकर वित्त मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर वो पहुंचे सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर। और आइए सीधे जरा अब आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली में मनमोहन सिंह के घर से जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंडीगढ़ से आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन मौजूद हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जैनेंद्र के पास आपको लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं जैनेंद्र से। पार्थिव शरीर रात में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर उनका ले आया गया था। अभी वहां पर किस तरीके का मूवमेंट आप देख रहे हैं? कौन वीवीआईपीज जिनके पहुंचने का सिलसिला एक बार फिर सुबह होते ही शुरू होता हुआ नजर आ रहा है? जैनेंद्र। देखिए रोमाना, सबसे पहली बात तो यह है कि मौसम बेहद खराब है। मौसम बेहद खराब है, अभी भी अंधेरा छाया हुआ है और आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी कि हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो ठंड और बढ़ गई है। ऐसे में जो दर्शन के लिए मनमोहन सिंह जी को लोग आने वाले हैं, उनका कार्यक्रम भी इससे प्रभावित जरूर हो रहा है। सुबह सवेरे देवेंद्र यादव जो दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और काजी निजामुद्दीन जो हमारे साथ हैं दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी, ये दोनों नेता पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी यहां पर मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि तकरीबन 9 बजे के आसपास और उसके बाद लगातार जो है वो वीवीआईपी मूवमेंट यहां पर लगातार चलता रहेगा। पूरे दिन आज मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर जो है वो उनके आवास पर रहेगा अंतिम दर्शन के लिए और संभव है कि अंतिम संस्कार कल हो। मनमोहन सिंह जी की एक बेटी अमेरिका रहती है, बताया जा रहा है नजदीकी सूत्रों के द्वारा कि वो आज शाम तक लौटेंगी और इसके बाद कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके पहले अंतिम विदाई कांग्रेस मुख्यालय में दी जाएगी। अंतिम यात्रा के दौरान मनमोहन सिंह जी के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाएगा और वहीं से फिर अंतिम संस्कार के लिए उन्हें ले जाया जाएगा। तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। काजी साहब हमारे साथ हैं। काजी साहब, क्या कुछ कार्यक्रम आप हमें जानकारी दे सकते हैं और किस तरह से याद करते हैं डॉक्टर साहब को? अभी तो रात जैसे ही पता चला तो हम लोग मैं और देवेंद्र यादव जी तुरंत आए। मैं तो हरिद्वार चला गया था, वहीं से अभी सीधा यहाँ पहुँच रहा हूँ। अभी जो भी कार्यक्रम बनेगा उस कार्यक्रम के अनुसार ही हम सब लोग यहाँ रहेंगे और उसमें सभी शामिल होंगे। बहुत ही दुखद है और सभी नम निगाहों से आज डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि देने आए हैं। तो एक राष्ट्रीय नुकसान है, पार्टी को नुकसान है और हम व्यक्तिगत रूप से मुझको उत्तराखंड के पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरपर्सन बनने का सौभाग्य मिला 2017 में। 2018 की एक मीटिंग में मुझे डिनर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मिल गए। अब मैं अकाउंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, तो मैंने फाइनेंस और अकाउंट्स से रिलेटेड मैंने डॉक्टर साहब से कुछ सवाल पूछे और समझना चाहा। तो उसी वक्त स्टूडेंट की तरह, हालांकि बहुत तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझको डॉक्टर साहब ने सिखाना शुरू कर दिया और पढ़ाना शुरू कर दिया। कई चीज़ें उन्होंने बताई और वो उनका बताना था और उसी जानकारी को लेकर फिर मैंने और अपनी जानकारी बढ़ाई। तो जो उन्होंने इनपुट्स दिए थे तो एक प्यार उनसे मिला। बहुत कम वक्त मुझको तो साथ काम करने का ऐसा मौका नहीं मिला, लेकिन
ज्ञानी थे। जब आप वाकया बता रहे हैं, आप एक युवा विधायक थे और वो पूर्व प्रधानमंत्री थे, लेकिन एक बैठक में आपकी जिज्ञासा थी, वो बिल्कुल प्रोफेसर की तरह 2018 की बात है और बिल्कुल उन्होंने मुझको अपना स्टूडेंट माना, बल्कि उनके साथ जो उनकी टीम थी तो उन्होंने कहा कि तबीयत ठीक नहीं है, इशारा किया चलने के लिए, तो उन्होंने इशारा किया वेट। तो मुझको उन्होंने मेरे क्वेश्चंस जो थे उनका जवाब दिया। मैं जो समझना चाह रहा था मुझको उन्होंने समझाना चाहा। हालांकि उनके ज्ञान और मेरे ज्ञान में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था, लेकिन उनको एहसास था कि कितनी सरलता के साथ मुझे समझाना है, उतनी ही सरलता के साथ उन्होंने मुझको समझाना शुरू किया। तो आज वो पल मैं याद कर रहा हूँ और वाकई एक भावुक पल आज हम। प्रभारी हैं आप दिल्ली के, कल जब अंतिम उनकी यात्रा निकलेगी, क्या हम देखेंगे बड़ी संख्या में, स्वाभाविक तौर पर भी, और क्या उसको लेकर तैयारी भी है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो शामिल हों? नहीं, ये कोई रैली है, कोई जलसा है, जुलूस थोड़ी है। लोगों की अपनी भावनाएं हैं, जिनकी भावनाएं होंगी हम उम्मीद करते हैं सभी लोग अपने भावनाओं के अनुकूल अंतिम श्रद्धांजलि देने डॉक्टर साहब को आएंगे। जी तो सुना आपने रोमाना की एक युवा विधायक जब पूर्व प्रधानमंत्री से मिला और उसकी कुछ जिज्ञासा थी, तो किस तरीके से मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री नहीं, एक प्रोफेसर के तौर पर। बिल्कुल जैनेंद्र, अपने साथ जुड़े हुए किस्से लोग इसी तरीके से याद करते हैं, बेहद भावुक ये पल हैं। संदीप जी, संदीप दीक्षित जी हैं। तो लगातार कांग्रेस के नेताओं का डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर पहुंचने का सिलसिला जारी है और देखिए किस अंदाज में कांग्रेस के नेता एक एक करके अपनी यादें डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जो जुड़ी हुई हैं उसको साझा कर रहे हैं। इसी क्रम में संदीप दीक्षित को आप सुन रहे थे। अपने पीछे राजनीति में जो लेगेसी छोड़कर गए हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस पर आगे विजय जी से मैं चर्चा शुरू करूं, इससे पहले जरा आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। सचिन हमारे सहयोगी मौजूद हैं चंडीगढ़ से, और सचिन के पास चलना इसलिए जरूरी है सचिन क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह पंजाब का बेटा, पंजाब की मिट्टी में पला बढ़ा और देश का गौरव बना। लेकिन एक बात जो बेहद खास और मुझे लगता है जो देश और दुनिया जानता है कि पंजाब से निकल गए देश दुनिया का गौरव बने, पर वो पंजाब का एक छोटा सा हिस्सा हमेशा अपने दिल के किसी कोने में दबा कर रखा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। सचिन जी बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं कि पंजाब जो है हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह के दिल में रहा। और इसकी बानगी मैं आपको बताऊं कि जब 2007 से लेके 2017 तक अकाली दल भाजपा सरकार थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब को फंड्स देने में बिल्कुल लिबरल थे। और जो पॉलिटिकल लीगेसी की बात कर रहे थे तो उसकी भी मैं बानगी एक बताता हूं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की बाईपास सर्जरी हुई थी 2009 में तो उस वक्त जरा सा आपको रोक रही हूँ सचिन, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। फिलहाल हलचल है डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर और वहां अभी कोई और दिग्गज पहुंचे हैं और इस बीच संदीप दीक्षित जो है वो भी पहुंचे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर। क्या कह रहे हैं जरा सुना देते हैं। फिर एक और सौभाग्य मिला, इनकी जो बेटी है उपेंद्र जी, वो मेरी टीचर रही, उन्होंने मुझे पढ़ाया, 2 साल पढ़ाया सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। इनकी एक और बिटिया थी जो मेरी सीनियर थी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद में। तो अब समझ लीजिए एक पारिवारिक इनसे एक रिश्ता भी बनता रहा हमेशा। जब प्रधानमंत्री जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तब तो हमने देखा ही उन्होंने क्या कीर्तिमान स्थापित किए, और प्रधानमंत्री के रूप में बड़ा संतोष हुआ कि उनके अंदर में सांसद रहे और उनके साथ काम किया और कई ओकेजन्स पर मिलते मिलाते भी रहे। कभी कभी ये ज़रूर एक समय मुझे याद आता है 2012, 13, 14 का, जब कांग्रेस में उन पे हमले होते थे तो कई बार प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि वो समझ नहीं पा रहे हैं इस तरीके के तीखापन, इस तरीके का समय क्यों आया है। लेकिन ठीक है, वो राजनीति होती है, जो समय है वो समय है। आज तो मैं अपनी सांत्वना देने आया हूँ और उनके लिए अपनी डीपेस्ट रिस्पेक्ट। भारतीय संस्कृति में इन अवसरों पर बारिश को बहुत शुभ माना जाता है और दिल्ली के प्रदूषण के लिहाज से भी बारिश होना बहुत अच्छा है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन हमारे लिए शुभ है क्या है, लेकिन उनका जाना एक क्षति तो है, लेकिन ये एक समय भी है इस चीज़ को याद करने का कि राजनीति में सोच समझ से नीति बनानी, सभ्यता से बनानी, किस आचरण से बड़े बड़े राजनेताओं को रहना, इसका एक बड़ा उदाहरण रहे डॉक्टर साहब। अंदर का मैनेजमेंट आप अभी देखेंगे, हमें नहीं मालूम है, ये हम लोग तो आए थे लेकिन क्योंकि अभी परिवार ने शायद तय नहीं किया है क्या करना है, उनके इमोशंस हैं, उनके सेंटिमेंट्स हैं, वो तय करेंगे। सीधे जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र सर बिल्कुल, रोमाना संदीप दीक्षित पहुंचे हैं 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग, उनकी जो एएनआई पर बाइट थी वो हमने सुनवाई। हम बात भी कर लेते हैं संदीप जी से। एक 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग का एक रिश्ता संदीप दीक्षित के साथ ये है
कि मनमोहन सिंह 2014 में यहां पर शिफ्ट हुए 7 रेस कोर्स रोड से, उसके पहले यह पता हुआ करता था दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी का 2003 से 2013 तक, यानी संदीप दीक्षित जी की मां का। ये बंगला आपके लिए भी अहम है और मनमोहन सिंह जी की जो यादें हैं वो आज अहम है, वो आप साझा करिए। आज आप किस तरह से याद करते हैं? रात आप एम्स भी पहुंचे थे। देखिए, ठीक है, घर था वो मुख्यमंत्री का था, अब पूर्व प्रधानमंत्री का निवास रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैं ऑलमोस्ट समझ लीजिए जब 8-9 साल का था तब से जानता था। ये जब अंकटाड में जो WTO के पहले हुआ करता था, जहां बातचीत हुआ करती थी, उसमें भारत को लीड करते थे। मेरे पिताजी IAS में थे, वो इनके साथ काम करते थे। तो समझ लो मेरी बचपन की यादें में है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। तब से मैं इनको जानता था, पर वो एक पारिवारिक संदर्भ में पिताजी के साथ। फिर ये वित्त मंत्री बने। वित्त मंत्री में इन्होंने क्या किया उसके बारे में ज़्यादा कहने की तो आवश्यकता नहीं है, पूरा देश उसे जानता है। और 10 साल सांसद के रूप में मैंने इन्हें काम करते देखा। खासकर जब मैं चीफ विप था तो बड़े करीबी से बिल्स का क्या करना है, कभी कभी बुला लेते थे कि संदीप क्या चल रहा है पार्लियामेंट में। और मैंने एक बहुत डिसेंट व्यक्ति को देखा, लेकिन वो डिसेंट व्यक्ति जो अपनी दृढ़ता नीति में दिखाता था, राजनीति में नहीं। उसका ये था कि हम काम करो, काम करके प्रभाव होगा, देश आगे बढ़ेगा, समाज सुधरेगा, आर्थिक व्यवस्था हमारी बेहतर होगी। हम अगर कोई काम दिखाएं तो उससे दिखाएं। कई बार हम लोग कहते थे डॉक्टर साहब हमें इस चीज़ के बारे में बखान ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन वो शायद ओल्ड फैशन पॉलिटिशियन थे जो सही में एक हाईली कल्चर्ड व्यक्ति थे। वी विल मिस हिम। क्या एक बात जो उनकी कही हुई आपको हमेशा याद है? मुझे याद है एक बार बहुत शुरू में उनसे मिलने गया था, 2004 की बात है। तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा सर आप राज्यसभा से हैं, वुड यू लाइक टू कम टू लोकसभा? आए तो ईस्ट दिल्ली की सीट, मैंने कहा आपके लिए एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट। तो उसने कहा नहीं। फिर मुझे 15-20 मिनट बताया, उनका कि किस तरीके से वो हम लोगों को सबको एक उम्मीद की तरह देखते हैं। एंड ही गेव मी अबाउट 20 मिनट लेक्चर कि संदीप राजनीति तो करना लेकिन नीति मत भूलना। ये बहुत सिंपल शब्द थे कि राजनीति तो करो लेकिन कभी नीति मत भूलो। आई थिंक दैट स्टक इन माय माइंड। आखिरी में क्या अब आगे का अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ आगे का? मुझे पता नहीं है। अभी देवेंद्र यादव जी गए हैं, DPCC प्रेसिडेंट, वो सब पता करेंगे। मैं जो गया था तो उन्होंने बताया सिक्योरिटी वालों ने कि उनकी बिटिया US से आ रही हैं, एक बार आ जाएंगी, शाम तक लेट तक आएंगी, तो शायद अंतिम लास्ट राइड्स तो कल ही होंगे। लेकिन आज ये अभी परिवार तय कर रहा है, कुछ बारिश के कारण अंदर इंतजाम नहीं हो पाया है, तो हो सकता है 10, साढ़े 10, 11 के बाद ही दर्शन के लिए खोले, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। उम्मीद है कुछ समय में पता चल जाएगा। ठीक है, शुक्रिया संदीप दीक्षित जी हमसे बात करने के लिए। संदीप दीक्षित अपनी यादों को साझा करते हुए हमारे साथ और बताते हुए कि मौसम खराब है, इस वजह से जो अंतिम दर्शन की तैयारियां हैं वो प्रभावित हुई हैं और यही वजह है कि अंतिम दर्शन का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने में थोड़ी देर हो सकती है। देवेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र जी आप अगर आप दो सेकंड जस्ट आप जुड़ जाए हमारे साथ लाइव, क्या कार्यक्रम अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार? देखिए डॉक्टर साहब एक बहुत साधारण परिवार में जन्मे, आपको पता है, और वहाँ से उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी, रिजर्व बैंक के चेयरमैन के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। ऐसे समय में उनको मौका मिला जब विश्व बहुत आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, और मुझे खुशी है कि एक ऐसी नींव उन्होंने उस समय रखी जिसकी वजह से आज देश दुनिया में एक आर्थिक शक्ति के रूप में इंडिया जानी और पहचानी जाती है। आपकी कोई स्पेशल मेमोरी? देखिए मुझे बहुत ज़्यादा तो उनके साथ इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब भी मिले हैं बहुत आत्मीयता और बहुत सिंपल व्यक्तित्व के रूप। दर्शन और अंतिम संस्कार को लेकर निश्चित ही AICC में रखे जाएंगे, अभी लीडरशिप विल टेक अ कॉल ऑन दैट, लेकिन निश्चित ही क्योंकि देश से और विदेश से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनके शरीर को दर्शन करना चाहेंगे, तो तैयारियों को लेकर आप जी जी ठीक है। तो कांग्रेस के नेता देवेंद्र यादव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी काजी निजामुद्दीन, संदीप दीक्षित, ये तमाम लोग जो हैं वो मनमोहन सिंह जी के आवास पर पहुंचे हैं और मौसम खराब है, आप देख रहे हैं, इस वजह से अंतिम दर्शन का जो कार्यक्रम है वो प्रभावित हो रहा है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद अंतिम दर्शन शुरू होगा और पूरी संभावना यह है कि अंतिम संस्कार जो है वो कल किया जाएगा। तो कांग्रेस के नेता जो हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और जो व्यवस्था करनी है, जो इंतजाम करने हैं, उसी को देखने के लिए कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है अभी वो ये कि कांग्रेस दफ्तर में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। मैं जल्दी से जरा सचिन कुमार का रुख कर लेती हूँ, वो अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। सचिन। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के दिल में पंजाब जो है उसका क्या स्थान था।
तो उसकी बात कर रहे थे हम कि जब 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की बाईपास सर्जरी हुई थी तो पंजाब में उस वक्त शिरोमणि अकाली दल भाजपा की सरकार थी, प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उन्होंने एक स्वर्ण मंदिर में अखंड पाठ का भोग जो है वहाँ पे रखवाया था उनकी सेहत के लिए, कामना करने के लिए। तो ये उनकी पॉलिटिकल लीगेसी थी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा लिबरल रहे पंजाब को फंड्स देने के लिए, और इसके लिए पंजाब की जो कांग्रेस लीडरशिप है वो भी दबी ज़बान में ये बात करती थी कि बहुत ज़्यादा लिबरल हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह पंजाब को फंड्स देने में। पर ये भी कहते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, बल्कि ये पंजाब के लिए है। तो पंजाब हमेशा से डॉक्टर मनमोहन सिंह के दिल में रहा है, क्योंकि पंजाब से उनका तमाम जुड़ाव रहा है। यहाँ की मिट्टी में खेले बड़े, पढ़ाई यहाँ से की। पंजाब यूनिवर्सिटी जब होशियारपुर कैंपस, जब पार्टीशन के बाद यहाँ उनका परिवार आया, पार्टीशन के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ आई, तब होशियारपुर में जब पहली दफ़ा जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस शुरू हुआ था, उसके बाद ये चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ था। तो वहाँ से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी जो इकोनॉमिक्स में जो पोस्ट ग्रेजुएशन थी वो कंप्लीट की, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है बतौर प्रोफेसर रहे, फिर वहाँ से जो है यूनाइटेड नेशंस जाते हैं। तो उनकी जो यात्रा है असल में वो जो है वो पंजाब से शुरू होती है, और पंजाब हमेशा उनके दिल में रहा। बिल्कुल, जड़ें पंजाब से जुड़ी हुई, पंजाब ही से वो जुड़ाव जहां की मिट्टी में पले बंधे और जिससे हमेशा एक जुड़ाव उन्होंने महसूस किया, और इसीलिए पंजाब हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह के दिल में बसा। मैं सीधे रुक कर लेती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही आप देख रहे हैं आदेश रावल पत्रकार लोकमत के, वो भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, राजनीति में डॉक्टर मनमोहन सिंह की लेगेसी आपको क्या लगता है किस रूप में याद रखी जाएगी? क्योंकि यहाँ जितनी प्रतिक्रियाएं हम देख रहे हैं, जिस तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है, उसमें घूम फिर कर जो कुछ शब्द सामने निकल कर आ रहे हैं वो सरलता है, सहजता है, सौम्यता है, शुचिता है राजनीति में। बिल्कुल ठीक बात है रोमाना जी, विनम्रता, सरलता, सहजता वो सब तो है, लेकिन एक कंट्राडिक्शन है, एक पैराडॉक्स है कि वो उतने ही दृढ़ हैं फैसले लेने में। बहुत सारे लोग उनको बहुत ऐसा समझते हैं कि सहज और सरल तो हैं तो वो कंप्रोमाइजिंग भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं रहा। वो हमेशा दृढ़ फैसले किए, और जो भी फैसला उन्होंने किया उस पर वो खड़े रहे। और ये कहा जाए कि वो प्रधानमंत्री बने, वित्त मंत्री बने, बहुत बार ऐसे मौका है जब उन्होंने कोई भी अपनी बात को लेकर पद छोड़ने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि मैं पद छोड़ दूंगा, इस्तीफा देने के लिए तैयार होगा। और ये बात शुरू होती है 1971 में। आप सोचिए 1971 में वो ललित नारायण मिश्र कॉमर्स मिनिस्टर होते थे भारत सरकार के, उनके एडवाइजर थे। इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं, एडवाइजर थे, केवल एडवाइजर थे। तो उनसे कोई नाराजगी हो गई, वो नाराज हो गए मंत्री जी, तो उनका मैं इस्तीफा दे देता हूँ। और उस समय इस्तीफा देने की जब बात हुई तो इंदिरा गांधी के जो सचिव थे उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है काम, और अक्सर साहब, और उन्होंने मनमोहन सिंह को अपने पास बुला लिया जब उनको इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर वहाँ पर वित्त मंत्रालय में रखा गया। तो एक आप ये भी सोचिए कि एक आदमी जो मंत्री के से नाराज जिससे हो जाता है उसका प्रमोशन हो रहा है वहाँ पर। मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था, जब काबिल इतने ज्यादा थे कि उस काबिलियत को हमेशा काबिलियत को, हाँ, और ये बार बार उनके लिए कहा गया कि वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने खुद ने कहा कि मैं एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा। एक्सीडेंटल बने थे वो, क्योंकि उस समय भी बात हो रही थी और देश की आर्थिक जो व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, बहुत ख़राब थी, कमज़ोर थी। नरसिम्हा राव वहाँ पर प्रधानमंत्री बनने वाले थे। उनको जब प्रधानमंत्री बन रहे थे उससे 1 दिन पहले जो सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने नरेश चंद्रा जी, उन्होंने एक पूरा नोट बनाकर भेजा था 8 पेज का नरसिम्हा राव साहब के पास, भाई देश की स्थिति ये खराब है। तो उन्होंने इसके लिए सोचा कि कोई बेहतर वित्त मंत्री होना चाहिए। उन्होंने अपने सचिव, उस समय के बहुत ताकतवर सचिव होते थे, पीसी अलेक्जेंडर साहब, उनको कहा कि मुझे किसी ऐसे वित्त मंत्री की ज़रूरत है जो बहुत मजबूत हो। और तब उनका नाम वहाँ पर आया वित्त मंत्री के तौर पर। अलेक्जेंडर साहब ने उनका नाम सजेस्ट किया। जब अलेक्जेंडर साहब ने फ़ोन किया उनको, तो वो उस समय विदेश से लौटे थे, तो सो रहे थे, और फिर उनको जगा कर बताया गया। और अगले दिन नरसिम्हा राव ने खुद ने फ़ोन करके उनको कहा कि मैं आपको वित्त मंत्री बनाना चाहता हूं। बस यही, इसी पॉइंट से मुझे लगता है जरा आदेश के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। ये विजय जी जिस किस्से का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि वो कैसे देश के वित्त मंत्री बने आदेश, और उसके बाद अगर आगे कहा जाए कि रेस्ट इज हिस्ट्री, तो वही यहाँ पर पूरी तरीके से सही साबित होता है, क्योंकि वित्त मंत्री बने और फिर वो 1991 में वो जिस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को उन्होंने खोला, और उसी का ये नतीजा कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था इस मजबूती के साथ हम 2047 विकसित भारत का सपना देख पा रहे हैं।
आपकी आवाज नहीं आ रही आदेश जी, अनम्यूट कर लीजिए। आदेश की आवाज आ पा रही है क्या? अच्छा, कुछ दिक्कत आ रही है आदेश से, हमारा आवाज़ उनकी नहीं आ रही है। मुझे लगता है क्योंकि हम बात इसी पर कर रहे हैं तो विजय जी इस बात को अब आगे बढ़ाएंगे। वो रेस्ट इज हिस्ट्री वाला, वो किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था के शिल्पकार जो आज पूरा देश कह रहा है, दोबारा से याद कर रहा है, वही वो मौका था। बिल्कुल मौका था, और उसको भी एक समझिए एक वित्त मंत्री के तौर पर उनकी बड़ी तारीफ की जाती है कि उन्होंने पूरी, ये सच है कि मतलब उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को, पूरे सिस्टम को बदल दिया। जब लिबरलाइजेशन की बात हुई, प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, लेकिन जब पहला बजट का एक वो नोट था वो बनाकर नरसिम्हा राव के पास लेकर गए थे, जिस नरसिम्हा राव ने उनको फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर भरोसा किया था, तो वो 2 हफ्ते पहले की बात है, और नोट बनाकर लेकर गए तो प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा कि नहीं, ये रिजेक्ट कर दिया उन्होंने उनका बजट नोट। उनका मैंने आपको इसके लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया। फिर उन्होंने पूरा एक नया नोट बनाया, लेकिन उस नोट में जो उन्होंने काम किया था उसी का जिक्र करते हुए बजट का जब भाषण हुआ तो सबसे पहले उन्होंने विक्टर ह्यूगो को कोट किया, और विक्टर ह्यूगो को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि जिस चीज़ का समय आ जाता है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो वो लिबरलाइजेशन का वक्त था जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी, और उन्होंने हिंदुस्तान को एक नई अर्थव्यवस्था, जो पूरा आप समझेंगे कि हमारी पीढ़ी नहीं समझ सकती कि जो लाइसेंस राज जवाहरलाल नेहरू से उस समय तक चला है और देश ने किस किस तरह की मुश्किलों का सामना किया है, उस पूरी किताब को बदल दिया। वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला भी है और हिम्मत भरा फैसला भी है। मैं उनकी हिम्मत की जिक्र करता हूँ क्योंकि हम लोग उनको सरलता की बात करते हैं। एक ये फैसला है आर्थिक, आप सही कह रहे हैं सर, उनके कुछ और फैसलों पर आगे हम इस चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन वाकई में वो 1991 वाला बजट जिसका जिक्र अभी कर रहे थे विजय जी, उसी बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से भी माइलस्टोन बजट कहकर श्रद्धांजलि डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी गई है। इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जानकारी ये मिल रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल हो सकता है। दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक बेटी अमेरिका में है और ऐसे में उनकी बेटी का अमेरिका से लौटने का इंतजार किया जा रहा है। बहुत मुमकिन कि वो आज देर रात तक वापस भारत लौट पाएं और इसके बाद कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल हो सकता है डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। आज अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर ही रखा गया है और इसके बाद जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस मुख्यालय में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो 2004 से 2014 तक 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। उनकी सरकार के दौरान कई ऐसे बड़े फैसले लिए गए जो मील का पत्थर साबित हुए। उन्होंने न सिर्फ आर्थिक संकट से देश को उबारा, ऐसी नीतियां बनाई जिससे देश की अर्थव्यवस्था की जो दिशा है वो तय हुई और भारत के विकास का रास्ता खुलता चला गया। जून 1991 में केंद्र में नई सरकार बनी। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को किनारे कर नरसिम्हा राव पीएम बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने थे। सरकार बनने के बाद नरसिम्हा राव ने बड़ा ऐलान किया। डॉक्टर सिंह, आप दफ्तर में क्या कर रहे हैं? घर जाइए और कपड़े बदलकर सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंच जाइए। अगले दिन नरसिम्हा राव ने टीवी पर अपनी मंशा साफ कर दी। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। साल दर साल अपनी आर्थिक क्षमता से ज्यादा सरकार और देश खर्च नहीं कर सकता। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। आर्थिक समस्या को खत्म करने के लिए हमने कमर कस ली है। नरसिम्हा राव सरकार के सामने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती थी। चुनौती कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जनवरी 1991 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार $6 बिलियन से कम हो गया था। देश के पास कर्जदारों को लौटाने के लिए पैसा नहीं था। तेल आयात के लिए सिर्फ 7 दिन का पैसा बचा था। भारत का विदेशी कर्ज $69 बिलियन हो गया था। हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि विदेशी बैंकों में देश का सोना गिरवी रखना पड़ा। ऐसे हालात में डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय सौंपा गया।
हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव की पहली पसंद नहीं थे। इसके बाद में पीसी अलेक्जेंडर, इन्होंने नरसिम्हा राव को सुझाव दिया कि शायद हम लोगों को मनमोहन सिंह से बात करनी चाहिए। और जिस दिन सरकार बननी थी, जिस दिन कैबिनेट स्वेरिंग इन था, उस दिन के सवेरे में उनको बताया गया कि आप वित्त मंत्री, आपको कैबिनेट में ज्वाइन होना है। वित्त मंत्रालय संभालने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठाने शुरू किए। सबसे पहले निर्यात को बढ़ावा देने के लिए डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घटाई गई। IMF जैसी संस्थाओं से कर्ज लेने के लिए नीतिगत बदलाव की शुरुआत हुई। सरकार ने लाइसेंस राज वाली पाबंदियां हटानी शुरू की। प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया गया। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतियां बदली गई। FDI की लिमिट 40% से बढ़ाकर 51% कर दी गई। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म के जरिए विदेशी निवेश के लिए रास्ता खोला गया। भारतीय बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए खोला गया। इस बदलाव का असर चंद महीने बाद ही दिखा। दिसंबर 1991 में भारत सरकार ने विदेशों में गिरवी रखा सोना छुड़वा लिया। देश में विदेशी पूंजी का निवेश बढ़ने लगा। I don't think I managed it. It was an objective situation which had its own impact, it had its own momentum. It was created. Dr. Manmohan Singh did his very best to push it forward. Behind him I stood like a rock. उदारीकरण के इस फैसले का बहुत विरोध हुआ, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों का असर जमीन पर दिखा। दुनिया के बड़े ब्रांड्स ने भारत में दस्तक दी, नौकरियां और उद्योग बढ़े। जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, तब देश का राजकोषीय घाटा GDP के 8.5% के आसपास था। एक साल में ये घटकर 5.9% तक आ गया। मनमोहन सिंह के इन फैसलों से देश आर्थिक संकट के दलदल से बाहर आ गया। नरसिम्हा राव की सरकार के बाद जो भी सरकार आई, उसकी आर्थिक नीतियों पर मनमोहन सिंह की छाप दिखी। बतौर PM भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह PM रहते भारत की GDP औसतन 8.1% की दर से बढ़ी। 2007 में भारत ने 9% की हाई ग्रोथ रेट के साथ भारत दुनिया में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख इकोनॉमी के रूप में उभरा। 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वैट कर लागू किया गया, जिसने जटिल सेल्स टैक्स की जगह ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह के इन फैसलों से देश की आर्थिक तस्वीर बदल गई। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की वजह से सभी सरकारी कार्यक्रम जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक भी होगी, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। जितने सरकारी कार्यक्रम वो सब रद्द कर दिए गए हैं। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और सीधे आपको लेकर चलेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास से। इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह मौजूद हैं। और जरा आशीष से ही जानते हैं किस तरीके से जो VVIPs हैं उनके पहुंचने का सिलसिला, नमन करने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर का आप देख रहे हैं। हालांकि मौसम काफी खराब है आज दिल्ली में और सुबह से ही बारिश भी हो रही है। आशीष, रोमाना थोड़ी सी आवाज़ में कुछ दिक्कत है, लेकिन जैसा आप जिक्र कर रही थी, बिल्कुल इस बात की अभी तक हमें जो सूचना है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आखिरी दर्शन के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के निवास पर यहाँ पर पहुँचेंगे। पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ कि पीछे देखें आप, सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के तमाम सुरक्षाकर्मी यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मोतीलाल नेहरू जो मार्ग है उस तरफ का गेट है डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर का, जहाँ वो रहा करते थे। इसके दूसरी तरफ भी ये गेट है जो कि जनपथ रोड की तरफ वाला द्वार है। कुछ लोग उधर से भी आ सकते हैं, लेकिन संभव है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएँ तो यहाँ से इस गेट से दाखिल हों, क्योंकि अमूमन जनरली यहाँ पर जितनी भी एंट्री और एग्ज़िट होती थी वो इसी द्वार से होती थी, इसी गेट से होती थी। चूँकि बारिश तेज़ हो रही है और मौसम निश्चित तौर पर आप जैसा जिक्र कर रही थी कि अभी काफ़ी घने बादल हैं, ऐसा लगता नहीं कि बारिश कुछ देर रुकेगी। हो सकता है कि थोड़ा विलंब हो। 11 बजे वो कैबिनेट बुलाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें औपचारिक तौर पर
सरकार के जो 7 दिनों का जो स्टेट मॉर्निंग अनाउंस किया गया है उसकी रूपरेखा रखी जाएगी। उसको लेकर के तमाम जो फैसले होंगे वो सामने रखा जाएगा। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अचानक साल जा रहा है और 2024 के अंत में इस तरह की खबर आई है डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के। जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं रोमाना, मैं आपको बताऊँ, सभी बहुत गमगीन हैं और इस ट्रैजिक लॉस को लेकर के सभी में बड़ी निराशा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इस तरह से अचानक चले गए। और जैसी कि जानकारी आई, बहुत कोशिश की गई थी एम्स के बड़े बड़े डॉक्टरों द्वारा उनको रिवाइव करने की, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के रिच कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम और आप दोनों ही जानते हैं, अर्थव्यवस्था में हो, चाहे डिप्लोमेसी में हो, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स में। मैं डॉक्टर जयशंकर का कल का पोस्ट पढ़ रहा था एक्स पर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी क्योंकि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान उनके बहुत करीबी थे, उनके साथ बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम किए थे। हम अमूमन बात करते हैं उनके फाइनेंशियल डिसीजंस की 91 की, लेकिन उनके डिप्लोमेटिक एक्यूमेन को बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं किया जाता, जिसको किया जाना चाहिए। डॉक्टर एस जयशंकर ने खुद कल अपने पोस्ट में लिखा कि स्ट्रैटेजिक करेक्शंस जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में किए वो बड़े निर्णायक साबित हुए। तो ऑल इन ऑल, चाहे टेक्नोक्रेट की तरह से देखें, चाहे ब्यूरोक्रेट की तरह से देखें, आरबीआई के गवर्नर रहे, देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, इकॉनमी को भारत के खोला, जिसका इम्पैक्ट हम आज तक देखते हैं कि भारत उसके बाद किस तरह से आर्थिक तरक्की की तरफ अग्रसर हुआ था। तो बहुत सारे रिच कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके रिलेशनशिप हम कह सकते हैं लव एंड हेट का रहा, ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन जनरली हम देखें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी एक दूसरे को एडमायर भी करते थे, एक दूसरे की लीडरशिप क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए। यही वजह थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से हमने देखा कि एक बार अलग से बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, जिसका जिक्र भी उन्होंने किया कि आर्थिक तौर पर उनके एक्सपर्टीज़ को समझने के लिए, उनसे बेहतर तरीके से कंसल्टेशन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह का आउटरीच किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा ज़रूर याद किया जाएगा। उनके कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री, बतौर वित्त मंत्री, बतौर आरबीआई गवर्नर, उन्होंने कई भूमिका निभाई। रोमाना, हम अगर याद करें तो काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी और काफ़ी चैलेंजेस भी उनके कार्यकाल के दौरान हुए थे, जिसको लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, चाहे वो तमाम स्कैम्स को लेकर के उनके पॉलिटिकल ऑपोजिशन ने उन पर सवाल खड़े किए, या फिर जो सबसे बड़ा आतंकी हमला 2008 का मुंबई 26/11 हमला हुआ, उसके बाद जैसे दुनिया के पटल पर डॉसियर्स को उनके नेतृत्व में तय किया गया कि पाकिस्तान को कैसे तमाम फोरम पर एक्सपोज किया जाएगा। वो बड़ा शार्प डिप्लोमेटिक एक्यूमेन दिखाया इंडिया ने, जिसमें पाकिस्तान को पूरी तरह से आइसोलेट करने में कामयाब हुई थी मनमोहन सरकार। और उसके बाद उसी की कंटिन्यूटी में हम आज भी देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई टॉक्स या किसी तरह से बायलैटरल खेल भी नहीं किए जा रहे हैं। इकोनॉमिक स्लो डाउन हमें याद है 2007-2008 का, उसके बावजूद उनकी आर्थिक नीतियां थी जिसमें किसी तरह से इंसुलेट करने में डॉक्टर मनमोहन सिंह कामयाब हुए थे, जिसके बाद भारत पर उतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला था। उनकी जो FDI की पॉलिसी थी, उनकी डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी थी, न्यूक्लियर डील को लेकर के उन्होंने जो पोजीशन लिया, उनकी सरकार गिरने तक की नौबत आ गई, लेकिन उन्होंने फर्मली डिसाइड किया कि नहीं, वो इस डील पर अमेरिका के साथ आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने फिर आगे आकर के उनका साथ दिया था। तो बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी यादें हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री या उसके पहले, जिसको रिच कॉन्ट्रीब्यूशंस के तौर पर ज़रूर याद किया जाएगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि तमाम स्कैम्स को लेकर के उन पर आरोप भी लगे। मुझे याद है कि हम तब रिपोर्टिंग किया करते थे प्रधानमंत्री कार्यालय की, और इस तरह की भी बात सामने आई थी कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर से कोल स्कैम में पूछताछ भी की जा सकती है, उसको भी उन्होंने ग्रैपल किया। अक्सर जर्नलिस्टों के साथ बड़े ही एक्सेसिबल थे। मैं कल भी कह रहा था चित्रा से कि एक तरह से वो रिपोर्टर्स डिलाइट थे। मुझे खुद भी याद है कि जितनी बार भी डॉक्टर मनमोहन सिंह से मैंने बात करनी चाहिए, बहुत ईजिली वो, अगर उनको कॉल आउट भी कर दें तो वो वापस मुड़ करके आपके साथ आ जाते थे। कई फॉरेन ट्रिप्स मैंने उनके साथ की, बहुत एक्सेसिबल थे। तमाम सवाल आप करिए, उसका फोर्थ कमिंग तरीके से जवाब देते थे। तो बहुत हैंड्स ऑन प्राइम मिनिस्टर थे। सिर्फ इंडिया नहीं, ग्लोबली भी अगर हम देखें, उनका जो पर्सनल बॉन्ड था ग्लोबल लीडर्स, चाहे बराक ओबामा हो, चाहे व्लादिमीर पुतिन हो। कोलकाता में ये परिवार रहता है और परिवार के सदस्य जो हैं वो काफ़ी इस वक्त बहुत ही दुखी हैं। उनके बहन का घर है ये, गोविंद कौर, वो काफ़ी दुखी हैं और वो बिल्कुल बात करने की पोजीशन में नहीं है। हमारे सामने अभी जो है उनके नेफ्यू हैं गुरप्रीत सिंह, उनसे हम पूछ लेंगे उनकी नज़र में बिल्कुल मनमोहन सिंह आपकी नज़र में, क्योंकि हम सभी जानते हैं उनको प्रधानमंत्री, जो हमारे एक्स प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह के रूप में, आपकी नज़र में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कैसे थे? आपकी नज़र में मनमोहन सिंह?
देखिए उनके जैसा कभी भी हमने ना तो इंडिया में कभी कोई स्टेटमेंट हुआ है, ना कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर, ना कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर हुआ है, ना कभी आगे होगा। वो बहुत ही उनका ध्यान हमेशा इंडिया के डेवलपमेंट में रहा, कैसे देश को आगे लेके जाएं। और सबने देखा है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कितने रिफॉर्म्स किए, देश को कहाँ से कहाँ तक ले गए। एज अ फैमिली मैन अगर आप बोलेंगे तो ही वॉज़ वेरी अटैच्ड टू द फैमिली, बहुत ही क्लोज थे। इतनी बड़ी फैमिली है लेकिन सबके साथ में उनका बहुत प्यार है, बहुत प्यार था। मैं तो हर कॉन्स्टेंटली रेगुलरली सबके साथ टेलीफोन पे टच, हम लोग दिल्ली जाना, उनके वहीं पे जाना, उनसे मिलना। तो अभी हम मेरे को याद है मैं 4-5 महीने पहले ही गया था वहाँ पे। हमारे साथ सारी इवनिंग उन्होंने हमारे साथ स्पेंड की, हमारे साथ बैठ के बातें की, हमारे साथ बैठ के चाय पी, शाम की चाय पी। तो कंप्लीट फैमिली मैन जिसको आप बोलते हैं, बिल्कुल वही है वो। उन्होंने कभी भी फैमिली को नेग्लेक्ट नहीं किया, डिस्पाइट बीइंग फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इतने व्यस्त होने के बावजूद भी फैमिली के साथ कांस्टेंट टच पे थे वो। मेरे को याद है मेरे फादर जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो कैंसर से जूझ रहे थे, तो तब भी उनका रोज़ कॉल आता था हमको उनके हालचाल पूछने के लिए। एवरी डे ही यूज्ड टू कॉल कि क्या ट्रीटमेंट चल रही है, कैसे ट्रीटमेंट चल रही है, सब ठीक है कि नहीं। फिर जब मेरे फादर साहब नहीं रहे तो इमीडिएटली हमारी मामी जी आ गए यहाँ पे इमीडिएटली, और वो भी डॉक्टर साहब भी आए थे कलकत्ता में फिर हमारे पास फैमिली के साथ खड़े होने के लिए। तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है हमारे लिए, एक फादरली फिगर है। हमारे मम्मी के बड़े ब्रदर हैं लेकिन वो पूरी फैमिली के लिए एक फादरली फिगर है। हमारे देश को तो जो लॉस हुआ वो हमारी फैमिली को बहुत बड़ा लॉस हुआ उनके जाने से। कोलकाता में आपका आधा परिवार ही रहता है, यहाँ पर बहुत परिवार के, मनमोहन सिंह के परिवार के सदस्य बहुत लोग हैं यहाँ पर। जब भी कितनी बार आए हैं, आज पाए हैं यहाँ पर, कितनी बार है उनके साथ वो जो गुड मेमोरीज़ हैं वो क्या आप हमसे शेयर करेंगे? देखिए वो काफ़ी शुरू से मैंने जैसे कहा फैमिली के साथ अटैच्ड हैं। वो जब भी कलकत्ता आते थे, चाहे थोड़ी देर के लिए आए, हमारे घर में ज़रूर आते थे मम्मी से मिलने के लिए। फिर उसके बाद जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने तब भी आए। तो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो मैंने जैसे बताया मेरे डैड की जब डेथ पे वो आए थे। उसके बाद कोविड के पहले वो जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब भी वो हमारे इस फ्लैट में भी आए थे। सारी फैमिली, हमारी आंटी भी आई थी, वो भी आए थे। तो मैंने जैसे कहा कि जब भी वो कलकत्ता आते थे तो ऐसा नहीं था कभी कि हमसे नहीं मिले। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन थी तो हमको गवर्नर हाउस में इनवाइट कर लेते थे, हम वहाँ चले जाके उनसे मिलते थे। बिना मिले वो कभी भी नहीं गए हैं शायद यहाँ से। उनका इतना प्यार है मम्मी के साथ, हम सब के साथ में, पूरी फैमिली के साथ में इतना प्यार है। वो बेसिकली बहुत इमोशनल इंसान, बहुत ही इमोशनल इंसान थे। आपने देखा होगा कि फैमिली के साथ तो है वो, मतलब बड़ी जल्दी वो अपने इमोशंस को कई बार कंट्रोल भी नहीं कर पाते थे। तो एक अच्छा इंसान, एक जो दिल से बिल्कुल साफ़ है, एक हमारे में बोलते हैं एक संत रूप है वो, एक ही वॉज अ सेंट एक्चुअली। आप देखिए उनके ऊपर भगवान की बहुत कृपा थी। तो हम तो मानते हैं कि हमारी फैमिली को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपकी मदर इस वक्त उनकी बिल्कुल हालत, मतलब वो बहुत ही दुखी हैं। क्या आप उनसे मिला सकते हैं? उनके पास हम जा सकते हैं? थोड़ा आप बात करने नहीं करें, आप थोड़ा चलिए, आप आइए। तो मैं एक बार जाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही दुखी हैं इस हालत में, इस तरह से बात करना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम एक बार जाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी बहन के पास। ठीक है, ठीक है। इस वक्त हम बात की हमने मनमोहन सिंह, उनके परिवार के सदस्यों के साथ, और उनकी जो बहन है इस वक्त काफ़ी दुखी हैं। वो बिल्कुल बात करने के उसमें हालत में नहीं है। फिर भी हमने कोशिश की कि मनमोहन सिंह के साथ उनके साथ जो जुड़े हुए जो गुड मेमोरीज़ हैं वो शेयर करें और हम लोगों तक पहुँचाएँ। कैमरा पर्सन कौशिक कर्मकार के साथ रूमा पाल, एबीपी न्यूज़, कोलकाता। डॉक्टर मनमोहन सिंह के भांजे से ये खास बातचीत जो एबीपी न्यूज़ संवाददाता कर रही थी, आपने सुनी किस तरीके से वो याद कर रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उनका व्यक्तित्व, और किस तरीके से एक भावनात्मक जो
उनके किरदार की खासियत थी, शख्सियत में वो उनकी झलकती थी। और शायद यही वजह कि वो मर्म, जो तकलीफ, जो दुख इंसान महसूस कर सकता है, उसे बहुत करीब से डॉक्टर मनमोहन सिंह महसूस करते थे। और ये तमाम खासियतें जो हैं वो जिस तरीके से नीति बनाते थे उसमें भी देखने के लिए मिलती थी। हम सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी अब स्टूडियो में आ गए हैं और साथ ही आदेश रावल भी हमारे साथ मौजूद हैं। दिबांग, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना, और अगर बात उनकी लेगेसी की जाए तो सरलता, सहजता, सौम्यता, शुचिता, विनम्रता, ये तमाम वो शब्द हैं जो बार बार दोहराए जा रहे हैं उनकी याद में। जी हाँ, बिल्कुल। और एक जैसे उनके भांजे भी बता रहे थे कि बहुत इमोशनल और संत किस्म के व्यक्ति थे, तो ये जो भाव है वो हम लगातार देख रहे हैं कि सामने दिखाई देता है। अगर आप देखें, वो संत व्यवहार में ही नहीं थे। अगर आप उनकी पॉलिसीज़ को देखें, अगर इसी बात को देखें जिस तरह से उन्होंने लोगों को सब्सिडाइज खाना देने की बात की, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात की, आधार की बात की, राइट टू एम्प्लॉयमेंट की बात की, जो रोज़गार गारंटी स्कीम जिसको कहते हैं, उसकी भी दुनिया भर में इन चीज़ों की सराहना हुई। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे समाज के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी मदद के लिए कोई नहीं खड़ा होता, उनके बारे में सोचता हुआ ये प्रधानमंत्री। तो यानी जिस तरह से उनका स्वभाव था, अगर जिस तरह के फ़ैसले उन्होंने किए, वो उसमें रिफ्लेक्ट करता है, वो उनके फ़ैसलों में भी उनका स्वभाव दिखाई देता है। और जब आपका स्वभाव आपके फ़ैसलों में दिखाई दे तो आपके अंदर की जो सच्चाई है वो सामने आती है। और जब भी मन से किया हुआ काम, सच्चाई से किया हुआ काम किया जाता है तो वो हमेशा अच्छा होता है और उसकी दुनिया भर में तारीफ़ होती है। आज के जो पॉलिटिशियन हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होते कुछ हैं, वो नहीं था मनमोहन सिंह के अंदर। ये एक उनकी मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात थी और ये बार बार उनके फ़ैसलों में दिखाई दिया। चाहे वो उन्होंने न्यूक्लियर डील भी की हो, उसमें भी यही बात दिखाई देती है, किस तरह से उन्होंने भारत को सोचा, भारत के बारे में सोचा, भारत के भविष्य के बारे में सोचा। यानी जो ग्लेन अमेंडमेंट के बाद जिस तरह के रोक लगी थी, जिस तरह के प्रतिबंध लगे थे, उसमें क्या भारत खुल पाता, क्या भारत उतना बड़ा बाजार बन पाता, ये उनकी सोच रही। तो एक बड़ी से बड़ी सोच को आप ले लीजिए, छोटी से छोटी सोच को ले लीजिए, उसमें सब में ये बात दिखाई देती है। बिल्कुल आदेश, और सोच यही कि किस तरीके से वो भारत का जो आम नागरिक है, या महात्मा गांधी के शब्दों में अगर कहा जाए कि वो समाज की जो सबसे कमज़ोर कड़ी है, कैसे उसको फ़ायदा पहुंचाया जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसके जीवन को आसान बनाया जाए, यही वो सोच जिसे अपनी नीतियों के जरिए चरितार्थ करते हुए नजर आए डॉक्टर मनमोहन सिंह। बिल्कुल रोमाना, क्योंकि 2007-8 में जब पूरे विश्व में मंदी आई तो उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में ये कहा गया कि उन्होंने कैसे इसको रोका कि गरीब लोगों पे, मिडिल क्लास पे ये बात ना जाए, उसका असर ना हो। तो बताते हैं कि उस वक्त उन्होंने मनरेगा में बहुत ज़्यादा पैसा पुश कर दिया ताकि गांव-गांव तक पैसा पहुंचे और मिडिल क्लास, किसान, मजदूर की जो परचेजिंग पावर है वो रहे। उसका असर हमारे देश पे नहीं आएगा और वैसा ही हुआ कि 2 बार ऐसा जिक्र हुआ कि 2 बार वर्ल्ड लेवल पे मंदी आई, उसमें भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बड़े तरीके से उसको हैंडल किया। उनके बारे में कहा जाता है कि वो कमजोर प्रधानमंत्री थे, लेकिन मुझे कभी भी उनके फैसलों से ऐसा नहीं लगा। जब न्यूक्लियर डील की बात आई तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको कहा गया कि देखिए ये बहुत दिक्कत वाला फैसला है, हो सकता है सरकार ना गिर जाए हमारी, क्योंकि लेफ्ट मानने को राजी नहीं है, क्योंकि यूपीए 1 में लेफ्ट बहुत मेन अलाई था। तो उसके बावजूद उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई और कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम जो होगा वो करेंगे, और वो आगे बढ़े, न्यूक्लियर डील की। तो उनके जब मैं फैसले देखता हूं तो मुझे कहीं से भी वो कमजोर पीएम नहीं लगते। हमेशा मीडिया के सामने आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, फॉरेन ट्रिप्स पे जाते थे तो जहाज के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, सवाल लेते थे, ऑफ रिकॉर्ड बात होती थी, ऑन रिकॉर्ड बात होती थी। तो जब मैं उनके कार्यकाल को देखता हूं तो मुझे कहीं से भी वो कमजोर नहीं लगते। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि उनसे पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री आज तक, जब मैं उनके रिज्यूमे को देखता हूं, उनके सीवी को पढ़ता हूं, कि कोई ऐसा पीएम इतना पढ़ा लिखा इस देश को मिला हो कि जो आरबीआई गवर्नर, फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम ऐसे पदों पे रहे कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक शख्सियत थी, लेकिन हमेशा वो आपको एक मिडिल क्लास जैसे व्यक्ति नजर आए। हमेशा अपनी 800 मारुति के साथ वो आपको नजर आते थे, कई बार साउथ एवेन्यू में सब्जी खरीदते हुए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के, जिसका मैं ये कहूंगा कि उनके लिए ना आज शब्द कम है।
उनकी शख्सियत के बारे में बताने के लिए इस देश को। लेकिन जैसा उन्होंने कहा था कि मीडिया विल बी मोर काइंडर टू मी, तो मुझे लगता है कि आज हम सबको सोचने की जरूरत है कि जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में मीडिया ने उनकी आलोचना की, हालांकि उनके व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन ये उनकी शख्सियत थी कि 2G में जब जांच चल रही थी तो देश के तमाम उद्योगपति सीबीआई हेडक्वार्टर आके जांच में शामिल होते थे। तो ये उनकी इच्छा शक्ति थी और दिखाता था कि कितने स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हैं कि इस देश के उद्योगपतियों को भी सीबीआई हेडक्वार्टर में खड़ा कर देते थे। तो ये कह देना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल रहे, कमजोर रहे, हाँ मैं ये जरूर कहूंगा जितने उन्होंने काम किए, जो उनकी मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ, क्या कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव, सुनते हैं। इस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त जो परिवार है उनको भी शक्ति मिले। लालू जी, आप हमेशा उनके जन्मदिन पर या जब भी कुछ होता था तब फ़ोन करते थे, हम लोग को याद है, और बहुत अच्छे ताल्लुकात आपके उनके साथ हैं। बहुत अच्छा ताल्लुकात, मेरी प्रशंसा बहुत करते थे। उनके काल में ही रेलवे में भाड़ा कम किया गया, देश आगे उन्नति किया, काफ़ी उन्नति किया। 10 साल तक वो प्रधानमंत्री थे।